Yes, good afternoon everyone. Today we are going to start chapter 2 in SPCC. लेकिन SPCC एक्चुअली ये दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम CC का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने करस्पॉन्डेंस विद बैंक देखा था, मतलब बैंक के साथ जो भी आप वार्तालाप करते हो, वार्तालाप इन द सेंस कि जो भी आप लेटर्स वगैरह बैंक को लिखते हो वो बैंक करस्पॉन्डेंस हो गया। इस चैप्टर में आपको करस्पॉन्डेंस सिखाया गया है विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरह आपको करस्पॉन्डेंस करना है, मतलब कैसे उनको लेटर्स लिखने हैं, कौन से फॉर्म में लिखना है, कौन सा फॉर्मेट आता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट आता है कि एप्लीकेशन कैसे करनी है, वो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। फिर पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, करस्पॉन्डेंस आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे करना है, पब्लिक सर्विसेज के साथ कैसे करना है, और लोकल जो बॉडीज़ हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आपको करस्पॉन्डेंस कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है, किस फॉर्मेट में करना है, या आप अपनी तरह से कोई एप्लीकेशंस लिख सकते हो, वो आपको यहाँ पे बताया गया। देखो इंट्रोडक्शन में सी बिजनेस हाउसेस फ्रीक्वेंटली नीड टू करस्पॉन्ड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं उनको लगातार, फ्रीक्वेंटली मतलब ऑफन, लगातार उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के साथ कुछ ना कुछ करस्पॉन्डेंस, उनको कुछ ना कुछ वार्तालाप जो है, कुछ ना कुछ उनका इश्यू रहता ही है, वो करना पड़ता है। Such correspondence, the letter should be addressed to the appropriate authority in the respective department and as per the procedure of the concerned department। तो आपको इस correspondence के लिए, for this correspondence आपको particularly जो authority होता है उसको letter लिखना है, एक proper format में लिखना है, particular department जो है, ठीक है, उसको लिखना है, और एज़ पर द प्रोसीजर, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है। देखो एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर होगा और उसका जो हेड होगा उसको आपको उसके साथ करस्पॉन्डेंस करना है। तो करस्पॉन्डेंस करने के लिए आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। लेटर आप मन चाहे जो नॉर्मल लेटर लिखते हो, जो फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, ऐसे आपने लेटर लिख दिया तो वो तो नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको जो मेन अथॉरिटी है मतलब मेन जो हेड है उसको आपको लेटर लिखना है। टू गेट प्रॉम्प्ट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज द अप्रोच ऑफ द लेटर शुड बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। बट ऑब्वियसली देखो आपको क्विक सर्विस चाहिए, आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो जो आप अप्रोच कर रहे हो, अप्रोच का मतलब होता है जो आप कांटेक्ट कर रहे हो बंदे के साथ, जो हेड के साथ, वो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होगा, ठीक है। आज देखो काफ़ी बार मुझसे कोई छुट्टी अगर कोई पेरेंट मांगता है और बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में मांगता है, और तो शायद मैं एक बार में भी मान जाता हूँ कि भाई ठीक है, कि एक बंदे का तरीका होता है, ठीक है। हम भी ये भी देखते हैं कि भाई बहुत बड़ा बंदा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके बाद भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और दूसरा एक बंदा है वो बोले काले तो नहीं जावे, तो अब उसमें दिमाग चटकता है क्योंकि ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बना के आपके सामने पेश कर दिए हैं कि भाई मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि मुझसे छुट्टी मांगनी पड़ेगी, जेन्युइन हुआ तो मैं छुट्टी दूंगा, ठीक है। और दूसरा बंदा जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है वो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि मैं उसको कंसिडर करूंगा या करने की कोशिश करूंगा। तो जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जाओगे, एक प्रॉपर मैनर में जाओगे, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जाओगे, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी चीज़ें कंसिडर करी जाएगी और आपको क्विक सर्विस, प्रॉम्प्ट मतलब क्विक सर्विसेज आपको दी जाएगी। द कॉन्सेप्ट फॉर विच द लेटर इज टू बी रिटन शुड बी क्लियर। कभी भी आप बहुत हाई फाई में मत जाओ, आप हमेशा ये सोचो कि आपकी बोली हुई लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, उस भाषा में बात करो। हाँ, आप अगर किसी एक ऐसे बंदे के साथ बात कर रहे हो जिसको बहुत ही हाई फाई भाषा पसंद आएगी और उसको समझ आएगी तो आप करो, और आप उल्टा वहाँ सिंपल भाषा यूज़ कर रहे हो और आपकी शायद इमेज ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर आप हाई फाई भाषा यूज़ करो। लेकिन भाई किसी बंदे को आपको कोई चीज़ समझानी है और उसकी भाषा में आप अगर नहीं समझाओगे तो तुम कितना भी हाई फाई बोल दो ना, आपको सामने वाला बंदा समझेगा नहीं। तो हमेशा आप ये कोशिश करो कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट, आप अपनी बात जब किसी के सामने रख रहे हो तो वो प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। For the purpose of study, this type of correspondence is divided into three categories.
ठीक है। करस्पॉन्डेंस के लिए इस तरह का जो करस्पॉन्डेंस है वो 3 कैटेगरीज में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, करस्पॉन्डेंस विद द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस विद द लोकल इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज़। अब सबसे पहले है करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे 5 लेटर्स दे रखे हैं, 5 लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक ही नहीं होता, तरह तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सी कॉमन पीपल एंड बिजनेस फर्म्स हैव टू करस्पॉन्ड विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फ्रीक्वेंटली फॉर वेरियस इश्यूज़। कुछ ना कुछ आम इंसान को या बिजनेस फर्म्स को प्रॉब्लम आई जाती है और हमको लगातार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। In some of the government departments, application is to be made online, whereas in other departments, a prescribed form is to be filled and submitted to the concerned department along with the required documents. तो बोला गया है कि आजकल हो गया है कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दो, काम हो जाएगा आपका। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनके पास एक प्रिस्क्राइब फॉर्म आता है, मतलब ऑलरेडी फॉर्म लगा होता है। जैसे आज भी आप बैंक में जा रहे हो तो आप बैंक में जाके रिसिप्ट जो डिपॉजिट स्लिप होती है वो फिल करते हो, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म हुआ। भाई इसी तरह का फॉर्म जो है बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा है कि टीचर्स को लीव लेनी है तो उनके लिए एक मैटर बना हुआ है, उसमें खाली उनको नाम लिखना है, लीव कहाँ से कहाँ चाहिए, रीज़न क्या है वो लिख के। क्योंकि हर बंदा क्या कर रहा है आजकल, हर बंदा क्या कर रहा है, जैसे मैं तुमको यहाँ पे फॉर्म नहीं भरवाता हूँ और मैं बोलूँगा अपनी पूरी डिटेल लेके आओ, तो हर बंदा अलग अलग तरह की डिटेल लेके आएगा। बट ऑब्वियस है, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं हुआ। जैसे मैंने तुमको फॉर्म दिया, क्लासेस का फॉर्म दिया, तो वो क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें सब लोगों की मुझे एज इट इज़ इक्वल सेम डिटेल मिलेगी, बराबर। लेकिन अगर मैं तुमको बोलता हूँ एप्लीकेशन या फॉर्म खुद से लिख के आओ पूरी डिटेल अपनी जो भी है, तो कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ मिस करेगा, मुझे एक जैसी इन्फॉर्मेशन सबकी नहीं मिलेगी। तो जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, बहुत जगह डिपार्टमेंट्स में प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना पड़ता है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। देखो ऑनलाइन में होता तो वही है, लेकिन ऑनलाइन हो जाता है। और ऑनलाइन क्या होता है, दुनिया के सामने एक प्रूफ है, ठीक है। जब मैनुअल चलता था, आज मैं बोलूँगा सीट्स फुल हो गई, लेकिन अगर मुझे किसी को देना है और ऑनलाइन कुछ नहीं है तो मैं कर सकता हूँ आगे पीछे, किसी को दी किसी को नहीं दी, जहाँ पे मुझे फेवर करना हो, बायसनेस करना हो, पार्शियलिटी करनी हो, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन तो दुनिया के सामने सब कुछ है। लोग एक्शन लेंगे, भाई मैं पहले आया, मेरा परसेंट ज़्यादा है, मेरे को एडमिशन नहीं दिया, दूसरे को दे दिया, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म में भी सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने ही पड़ते हैं। वहाँ पे फिजिकल देने पड़ते थे हाथों हाथ, हर एक हार्ड कॉपी आपको देनी पड़ती थी, यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस फर्म्स नीड टू करस्पॉन्ड विद द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर डिफरेंट मैटर्स सच एस, पहला है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, दूसरा है टेलीफोन डिपार्टमेंट, रेलवे एंड पार्सल डिपार्टमेंट, कस्टम एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो 5 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, इन्हीं के यहाँ पे सिंपल तरीके से लेटर्स हैं। नो गाइस, कम टू द फर्स्ट लेटर। देखो फर्स्ट लेटर पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग, कंप्लेन लेटर है। सी ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ कंप्लेन टू द पोस्ट एंड पार्सल डिपार्टमेंट फॉर इर्रेगुलर रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब रिसीव होना, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब एक ही रिसिप्ट नहीं होती। जैसे तुम लोग रिसिप्ट को रिसिप्ट बोलते हो, वो रिसिप्ट को रिसिप्ट क्यों बोलते हैं पता है, वो एक प्रूफ है कि सामने वाला ने रिसीव किया, ठीक है। जो रिसीव करता है ना वो रिसिप्ट देता है। आज ट्यूशन से तुमको रिसिप्ट मिलेगी तो तुम क्या रिसीव कर रहे हो क्या? रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जो रिसीव करता है वो रिसिप्ट इश्यू करता है और तुम्हारे लिए प्रूफ है कि तुमने पे किया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या है, रिसीव। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं पोस्ट एंड पार्सल डिपार्टमेंट को कि अब आपकी तरफ से जो डिलीवरी हो रही है वो इर्रेगुलर हो रही है और जिसकी वजह से हमारी बिजनेस की इमेज जो है वो डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर पार्सल की डिलीवरी रेगुलरली नहीं आई तो हमको जिनको देना है उसमें भी डिले होगा और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा नाम खराब हो रहा है। तो देखो यहाँ पे वही आपका यहाँ पे जो बिज़नेस है वो भगवती ट्रेडर्स के नाम से है। राइट हैंड साइड आपका एड्रेस आ गया, ठीक है। फ़ोन और ईमेल एड्रेस आ गया। किसको लिख रहे हो? द पोस्ट मास्टर, जनरल पोस्ट ऑफिस, जूना बाज़ार, गोधरा, जो भी कोड नंबर है 389001। सब्जेक्ट है आपका कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट एंड पार्सल। मतलब
सामने जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, पार्सल डिपार्टमेंट है, वो आपको रेगुलरली सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब कोई भी लेटर, अगर कंप्लेंट लेटर भी जब होता है ना, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। उसका क्या तरीका होता है? आज मुझे कोई कंप्लेंट करेगा जैसे कि सर अगर कुछ कंप्लेंट करनी है कि आपके यहाँ पे ये बराबर नहीं चल रहा है, तो पहले क्या करेगा पता है? अगर उसको सिस्टम पता है तो पहले वो तारीफ़ करेगा कि अरे आप जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं था पहले, आप कितना बहुत अच्छे से ध्यान देते थे, लेकिन आजकल काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप हर लेटर में देखोगे ना, ये सिस्टम होता है एक। आपको बुराई भी करनी है तो पहले उसकी तारीफ़ करो थोड़ी। आप एकदम से बुराई करोगे तो सामने वाला बंदा सुनेगा नहीं। तो पहले तारीफ़ करो कि भाई आपकी तरफ से सर्विस वगैरह जो है इतने सालों से हम ले रहे हैं, बहुत अच्छे से सर्विस मिलती थी और एकदम अच्छे से आप टाइम टू टाइम सब ध्यान देते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है, आपकी सर्विस प्रॉपर नहीं हो रही है और जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सर फॉर ईयर्स वी हैव रिसीव वेरियस सर्विसेज ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर इन पोजीशन टू रन आवर बिजनेस स्मूथली। उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि सालों साल से आपकी सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह से ही हमारा बिजनेस स्मूथली चल रहा था। तो सामने वाले को होगा भाई हमारी वजह से सब कुछ हो रहा था, तो वो कहीं कमी भी हो रही है तो कमी पूरी करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली बोलोगे मतलब इतने साल से जो सेवा दी, अच्छी सेवा दी, वो तो आप काउंट आपने कभी करवा ही नहीं, और जब कंप्लेन करनी है तो दट से आप कंप्लेन करते जा रहे हो। तो पहले पिछली जो सर्विस आपको अच्छी मिल चुकी है ना, वो भी गिनवाओ कि आपने बहुत अच्छा काम किया था, आपकी वजह से हम मार्केट में टिके हुए हैं भाई। सो हाउएवर, लेकिन इन द रिसेंट पास्ट वी हैव नॉट रिसीव्ड आउट स्टेशन पोस्ट पार्सल ऑन टाइम। लेकिन अभी कुछ समय से हमको रेगुलरली जो भी पार्सल हमारा बाहर से आ रहा है, आउट स्टेशन से आ रहा है, आउट ऑफ स्टेशन से आ रहा है, वो पार्सल हमें सही समय पे नहीं मिल रहा है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन सीम्स टू हैव बिकम इरेगुलर, ठीक है, और मिल रहा है लेकिन समय पे नहीं मिल रहा है, रेगुलरली नहीं मिल रहा है टाइम पे। दिस हैज़ अफेक्टेड आवर बिजनेस एडवर्सली। अब अगर आप चाहते हो कि जल्दी आपका काम हो जाए, तो आपका बिजनेस का इमेज बहुत ज़्यादा डाउन नहीं भी जा रहा है, तभी आप बोलो कि हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटा मोटा अगर आप नुकसान गिनाओगे तो वो छोटे मोटे तरीके से आपको सीरियसली लेगा। गुड्स आर नॉट रिसीव्ड इन टाइम विच कॉजेज डिले इन टेकिंग डिसीजन रिलेटेड डिसीजंस। तो बोला गया है कि गुड्स समय पे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो बिज़नेस में डिसीजंस लेने हैं, गुड्स के रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, वो बिज़नेस में डिले हो रहे हैं। वी आर वरीड एज वी डू नॉट गेट वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। और हमें काफ़ी बार नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो टाइम पे चाहिए वो भी हमें बाहर से जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं एट आवर एड्रेस। इरेगुलरिटी एंड केयरलेसनेस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट मार्ड, दिस इज मार, एक तरह से ये इंग्लिश वर्ड है मार, इसको मार्ड ही बोलते हैं। मार्ड मतलब हमारे बिजनेस की रेपुटेशन स्पॉइल कर रहा है, डैमेज करना। तो इसको हम मजाक मस्ती में भी याद रख सकते हैं इस वर्ड को, क्योंकि देखो मार वर्ड इसके अलावा कहीं नहीं है, पूरे 12th में नहीं है और आगे भी शायद आपको ये वर्ड दिखेगा नहीं। लेकिन मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल। जैसे मैं अगर आपको मस्ती मजाक में याद रखवाने की कोशिश करवाऊँ तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे बिज़नेस को मार पड़ी। बिज़नेस को मार पड़ना मतलब ये भी हम लोग प्रैक्टिकली मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं। बिज़नेस को मार पड़ना मतलब बिज़नेस कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहा है, ख़राब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो इंग्लिश में भी मार्ड का मतलब वही होता है, डैमेज, ठीक है। इसको मार से याद रखो, ठीक है। तो हमारी बिज़नेस की रेपुटेशन ख़राब हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर्स का विश्वास टूट रहा है हमारे यहाँ से। इट इज़ आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल प्रॉम्प्टली, और जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ को सुलझाओ। फिर देखो सेकेंड लेटर है, अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू टेलीफोन कंपनी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटस्टेशन कॉल्स इन द टेलीफोन बिल। फर्निश मतलब टू गिव, टू प्रोवाइड। फर्निश का मतलब देखो आज अभी सब कुछ याद रहेगा फिर याद नहीं रहेगा, तो लिख लो तो बेटर है, ठीक है। सेंटेंस जो पूरा रीड करके समझने की कोशिश करता है वो समझ लेगा कि फर्निश का मतलब है देना, प्रोवाइड करना। लेकिन इंडिविजुअली फर्निश वर्ड आपको नहीं समझ आएगा। फर्निश का मतलब है देना। तो क्या हो रहा है कि आपको पहले क्या होता था, लैंडलाइंस होते थे, अभी भी हैं लोगों के पास, लेकिन पहले सबके पास क्या होता था, STD ISD नहीं होता था। वो जो सर्विस है STD ISD की सिंपल तो मिलती ही नहीं थी। बहुत कम लोगों को भाई बाहर बात करनी है, भाई दूसरे स्टेट में बात करनी है,
जब हम छोटे थे तब की मैंने देखा है कि STD ISD लैंडलाइन होना वही बड़ी बात हो जाती थी, तो STD ISD होना वो तो अलग ही हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेलीफोन डिपार्टमेंट को कि मेरा जो मंथली बिल आता है उसमें जितने भी मेरे बाहर के कॉल्स हैं उसका डिटेल्स आप प्रोवाइड करो, क्योंकि लोकल कॉल का तो हमको पता है कि अंदाजे बिल कितना आ जाता है, लेकिन बाहर का पहले क्या होता था, पर मिनट पर सेकंड शायद कॉल का प्राइस आता था, रेट लगता था। STD जब करते थे ना तब ऐसा होता था। तो अगर वो डिटेल नहीं देंगे तो हमको आइडिया कैसे आएगा भाई कितने घंटे हमने बात किया, कितने मिनट बात किया, तो बिल कैसे चार्ज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया टेलीफोन डिपार्टमेंट को कि जो बिल आ रहा है मंथली बिल, उसमें आप एक काम करो कि हमको जितने भी हमारे लोकल वाला नहीं, लेकिन STD ISD जो भी हो रहा है, इंटरनेशनल कॉल हो रहे हैं या स्टेट के बाहर जो STD कॉल हो रहे हैं, ठीक है, उसका बिल हमको दो, तो हमको एक आइडिया आए, हम हमारे रिकॉर्ड में रख सकें। अगेन जागृति शिक्षण संकुल, स्टेशन रोड, मोरासा, 25 अगस्त को हमने लिखा है फ़ोन ईमेल। किसको लिखा? द सर्कल ऑफिसर, ठीक है, BSNL का जो मेन ऑफिसर है, ठीक है, ब्रांच ऑफिसर, मोतीपुरा, मोरासा। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ आउट स्टेशन कॉल इन टेलीफोन बिल्स, मतलब STD कॉल्स, ISD तो वैसे भी पहले मिलता नहीं था, ठीक है। सर वी एज कस्टमर हैव बीन बेनिफिटेड विद द वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय BSNL मोरासा टू अस एंड वी अप्रिशिएट इट। तो अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर हम एज अ कस्टमर आपकी बहुत सारी सर्विसेज हमको मिली है, रेगुलरली अच्छे से मिली है और उससे हमको बेनिफिट भी हुआ है, और हम आपकी सर्विसेज के लिए हम आपके आभारी हैं, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। At present, we have 2 telephone connections in our complex having telephone numbers this and this. We have got a facility of making outstation calls on both these lines. और आपसे BSNL के 2 लैंडलाइन फ़ोन है हमारे पास, 2 कनेक्शन है, 2 अलग अलग नंबर्स हैं, और दोनों ही जो लैंडलाइन फ़ोन हैं, जो 2 नंबर हैं, दोनों पे हमको STD कॉल्स की सर्विस मिल रखी है, ठीक है। We request you to provide us monthly telephone bill having details of outstation calls from the telephone number this and this so that we have a record with us। और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये दोनों लैंडलाइन जो है इसका जो भी आप हमको मंथली बिल प्रोवाइड करें, और उस बिल के अंदर जो भी STD कॉल्स हम लोग कर रहे हैं उसकी डिटेल्स प्लीज़ हमें प्रोवाइड करें ताकि हम अपने रिकॉर्ड में रख सकें। दिस इज़ अ रूटीन रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ जागृति शिक्षण संकुल। वी होप यू विल टेक क्विक एक्शन ऑन दिस रिक्वेस्ट, क्योंकि हर महीने हमारे STD कॉल्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कभी कभार हैं तो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हर महीने रेगुलरली STD कॉल्स होंगे और ये दोनों नंबर से ही होंगे। तो ये हमारा एक मैनेजमेंट का सिस्टम है कि हम सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास रखें। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो मंथली बिल आप प्रोवाइड करोगे उसमें STD कॉल का डिटेल आप हमें प्रोवाइड करें। तीसरा लेटर है, ड्राफ्ट अ रिक्वेस्ट लेटर टू द टेलीफोन कंपनी टू ऑब्टेन अ पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन नंबर। पैरेलल कनेक्शन मतलब मैं आपको पिक्चर का सीन बताता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि हॉल में फ़ोन बज रहा है और बेडरूम में भी फ़ोन बज रहा है, फिर आपने पिक्चर में सीन देखा होगा कि दोनों ने फ़ोन उठा लिया, हेलो 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 दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही है करके। दूसरा, कपिल शर्मा में एक बार सलीम खान ने, जो सलमान खान के फादर है, उन्होंने किस्सा सुनाया था कि बोले पहले तो बोले 2-3 रूम का बेडरूम घर होता था हमारा, और बोले एक फ़ोन हॉल में रखा हुआ है, एक फ़ोन मेरे बेडरूम में रखा हुआ है। बोले हॉल में क्योंकि नंबर सिंगल होता था, घंटी यहाँ भी बज रही है, और कॉर्डलेस फ़ोन होता था अपने पास बेडरूम में। कॉर्डलेस मतलब वायरलेस फ़ोन, जो पहले मोबाइल नहीं होते थे, कॉर्डलेस बोलते थे उसको। कॉर्ड मतलब वायरलेस जो फ़ोन आते थे, और दूसरा लैंडलाइन होता था। तो ज़्यादातर लैंडलाइन हॉल में रखा जाता था और कॉर्डलेस हम लोग बेडरूम में रखते हैं, ये सिस्टम होता था, जो रईस लोग होते थे ज़्यादातर। तो बोल रहे थे कि भाई फ़ोन आया किसी डायरेक्टर का, किसी प्रोड्यूसर का, बोले मैंने बेडरूम से फ़ोन उठाया, और बोले हमारे यहाँ नौकर ऐसा रखा हुआ था कि उसको दुनिया में खाली एक ही चीज़ की आदत थी, मतलब बहुत शौक़ था फ़ोन उठाने का। तो बोले बेडरूम में मेरे पास में फ़ोन रखा हुआ है, घंटी बज रही है, मैं पेपर रीड कर रहा हूँ, चश्मा उतारूँ, पेपर रखूँ, और मैं इतना खाली बाजू में, इतने में तो वो दूर से दौड़ के आ गया और फ़ोन उठाने के लिए उसने भी फ़ोन उठा लिया, मैंने भी फ़ोन उठा लिया। तो बोले हेलो हेलो कर रहे हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि आपका नंबर एक ही है, फ़ोन 2 जगह रखा हुआ है, ठीक है, तो घंटी दोनों पे बजेगी, तो उसे पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। सी टू ऑब्टेन यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं टेलीफोन कंपनी को कि हमें एक पैरेलल कनेक्शन चाहिए ऑन द सेम टेलीफोन नंबर। अगेन आपका एड्रेस, फ़ोन, ईमेल,
आप लिख रहे हो BSNL डिपार्टमेंट को, सर सारथी बिजनेस हाउस हमारा जो बिज़नेस है इज़ अ रेप्यूटेड बिजनेस यूनिट ऑफ वापी। हम उसको बता रहे हैं कि भाई हम कौन हैं, हम रेप्यूटेड बिजनेस करते हैं वापी के अंदर। आर यूनिट मतलब हमारे बिजनेस जो है सिचुएटेड ऑन GIDC रोड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड अदर इज़ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो GIDC पता है ना, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आदिपुर गांधीधाम में भी है। ठीक है, शनिदेव रोड से पहले राइट साइड में GIDC का पूरा आता है, गांधीधाम में भी है, और ये चालू हुआ था 1962 में। ठीक है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1962 के अंदर GIDC बना है। ठीक है, तो हमारे 2 डिविजन्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट हैव टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर रेगुलरली ऑन टेलीफोन। टेलीफोन पे लगातार दोनों डिपार्टमेंट को एक दूसरे के टच में रहना पड़ता है। एट प्रेजेंट वी हैव टेलीफोन कनेक्शन एट द सारथी बिजनेस हाउस। ठीक है, सारथी बिजनेस हाउस पे अपने पास कनेक्शन है यहाँ पे, और टेलीफोन नंबर ये है। वी डिज़ायर टू गेट द फैसिलिटी ऑफ मोर देन 1 पैरेलल कनेक्शन ऑन दिस नंबर, और हम चाहते हैं कि इसी नंबर पे 266551 पे एक दूसरा कनेक्शन हमको चाहिए। दिस वुड मेक आर बिजनेस डीलिंग्स थ्रू टेलीफोन फास्टर एंड ईजियर, क्योंकि 2 जगह फ़ोन होगा, क्योंकि क्या है फ़ोन एक जगह रखा हुआ है, डिपार्टमेंट 2 हैं, तो उस डिपार्टमेंट को भी कुछ काम हो तो बार बार यहाँ आना पड़ता है। उस डिपार्टमेंट पे अलग हम फ़ोन रख दें, नंबर तो वही है। ठीक है, तो हमारा काम जल्दी और ईजिली हो सकता है। वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द अबव मेंशन फैसिलिटी। तो आप अपना प्रोसीजर हमें बता दें कि हमें पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर करना होगा। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस एडिशनल फैसिलिटी, और क्या कुछ एक्स्ट्रा पे करना है क्या। देखो कुछ लोग होते हैं जिनको पे करना ही होता है ना, वो बोलते हैं कितना पे करना है, क्या चार्ज होगा, और जिसकी जेब में से पैसा नहीं निकलता है तो पहले वो ही ऐसे शब्द यूज़ करेगा, कुछ पे करना है क्या एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है कि पैरेलल कनेक्शन है तो एक्स्ट्रा कुछ तो चार्ज लेगा। देन रिक्वेस्ट लेटर टू कैंसिल डिमांड नोटिस एज इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। तो अब यहाँ पे आपको एक नोटिस आया है और नोटिस एक सरकारी वर्ड है, लीगल वर्ड है। ठीक है, जब नोटिस आप वर्ड यूज़ करते हो ना, तो नोटिस जब सरकार की तरफ से कोई लीगल चीज़ आती है ना तो ही नोटिस वर्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है आपके लिए। आप कोई भी अगर जैसे भाई हितवी का मुझसे पैसा निकलता है और हितवी मुझे एक लेटर लिख रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रही है, और जो सरकार की तरफ से नहीं आया है तो वो नोटिस नहीं कहलाता। ये जाएगी नोटरी के पास और नोटरी मुझे नोटिस भेज रहा है सरकार की तरफ से, तो वो नोटिस हुआ। तो यहाँ पे मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आया है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न पूरी तरह से नहीं करवाया है। ठीक है, लेकिन हमने सामने उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है करके कि ये जो आपने नोटिस हमको भिजवाया है वो आपकी गलत कैलकुलेशन है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमारी जो पिछले साल की इनकम है वो उसके पिछले साल के इनकम से भी कम इनकम थी। मतलब फॉर एग्जांपल कि लास्ट टू लास्ट ईयर की इनकम मेरी 1.5 लाख थी, 1.5 लाख पे मैंने जितना टैक्स पे किया तो उससे पिछले साल की इनकम मेरी तो और कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टैक्स पे कर दिया है। तो आपसे कुछ गलती हो गई है, आपने जो मुझे नोटिस भेजा है कि मैंने कम टैक्स पे किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम के ऊपर होता है और लास्ट टू लास्ट ईयर की इनकम के अकॉर्डिंग मैंने जितना टैक्स पे किया था उसी अकॉर्डिंग मैंने लास्ट ईयर भी इनकम टैक्स पे किया है, तो ये नोटिस मुझे नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नोटिस वापस ले लो और कैंसिल कर दो। दमदम बुक स्टोर जो भी एड्रेस है, ठीक है, फ़ोन ईमेल, फिर द इनकम टैक्स ऑफिसर को आप लिख रहे हो बिजनेस सर्कल 2 गांधीनगर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिमांड नोटिस। जो आपका डिमांड नोटिस है, मतलब आप जो डिमांड कर रहे हो नोटिस के थ्रू कि आपको इनकम टैक्स पे करना है, वो हमें एक्चुअली नहीं करना है, आपकी कोई मिस्टेक हो गई है। सर, फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन इन बिजनेस इन गांधीनगर अंडर द नेम ऑफ दमदम बुक स्टोर। एज पर द इनकम टैक्स रूल्स एवरी ईयर वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इसे जो आप इनकम टैक्स पे करते हो ना, आपको फाइल करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स। देखो, इनकम टैक्स रिटर्न्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसा पे करना ही है टैक्स का, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, आपको फाइल करवाना होता है। आपको क्या करवाना पड़ता है, CA के थ्रू आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है। काफ़ी बार होता है कि आपको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो आपने कोई टैक्स नहीं भरा भाई, वो 1000 रुपये तो खाली उसने चार्ज लिया,
हो सकता है आपकी इनकम, सालाना इनकम, पूरे साल की इनकम 7 लाख से कम है, तो आपको टैक्स कुछ पे ही नहीं करना है। तो फिर आपने 1000 रुपये किसके दिए? 1000 रुपये उसको CA को आपने चार्ज के दिए, उसने पूरा आपने वो सर्विस प्रोवाइड की ना, उसको आपने इनकम टैक्स, उसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। तो आपको हर साल आप टैक्स भरो या ना भरो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहिए। उसमें क्या है, अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो उसमें नील आ जाएगा, और आपसे जो भी CA या CA का बंदा जो है वो 500-1000 रुपये जो चार्ज करेगा, जैसे उसका जैसा रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करता है। हर डॉक्टर, हर टीचर एक जैसा चार्ज नहीं करता, वैसे भी CA एक जैसा चार्ज नहीं करेगा, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 भी लेता, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसा टैक्स का देना ही है। तो हम पिछले 10 साल से एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन हमारा पान कार्ड नंबर ये है, ठीक है, और हर साल हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं। वी हैव बीन सर्व्ड विथ अ डिमांड नोटिस ऑन 2 जुलाई। हमको डिमांड नोटिस आया आपकी तरफ से 2 जुलाई को 2016, और 7600 का अमाउंट हमको पे करना है, ऐसा इस नोटिस में बताया गया है। पेएबल एज इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16, मतलब जो साल गया, क्योंकि भाई साल ख़त्म होगा तभी आपको एक्चुअली पता चलेगा ना इनकम कितनी है, ठीक है। तो 15-16 का आपने हमको नोटिस भेजा है, ठीक है, और कब बेचा है? 2 जुलाई 2016, क्योंकि 16 को ही भेजेंगे, क्योंकि आपको जो पे करना होता है अभी जून तक पे करना होता है, ठीक है। तो आपको नोटिस आया है जुलाई में, और 15-16 का नोटिस आया है कि 7600 हमको और पे करने हैं। तो ये हमने उनको बोला, इट सीम्स दैट द नोटिस हैज़ बीन इश्यूड टू अस बाय मिस्टेक, क्योंकि आप सरकार से बात कर रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, ठीक है। किसी और से बात कर रहे हो तो ऐसे भी बोल देते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये वर्ड भी निकल जाते हैं। लेकिन भाई आप सरकार से बात कर रहे हो, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, कुछ ऊंच नीच बात करने में हुई तो जो टैक्स नहीं लगना है उसका डबल भी लग जाएगा। तो आप एक रिक्वेस्टिंग वे में बात करोगे कैंसिल करवाने के लिए कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, हम तो रेगुलरली टैक्स पे कर रहे हैं हमारे इनकम के अकॉर्डिंग, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। Our income in the last financial year is less than that in the previous year, so it is quite natural that the amount of income tax payable for that period is also less. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 14-15 में जितनी इनकम थी, 15-16 की इनकम हमारी उससे भी कम है। फॉर एग्जांपल कि 14-15 की अगर 10 लाख की इनकम थी और 15-16 की हमारी 8 लाख की इनकम है, तो जितना 14-15 में टैक्स आया था उससे तो कम टैक्स आएगा, क्योंकि वहाँ पे 10 लाख की इनकम थी, यहाँ पे 8 लाख की इनकम है, जिसमें से 7 लाख रुपया माफ़ है। तो बाकी वहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 2 लाख। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी है? लाख, सॉरी वहाँ पे 3 लाख थी, ठीक है। 7 लाख माफ़ है। 14-15 में मैंने 10 लाख कमाया, 10 लाख में से 7 लाख एग्जेम्प्टेड बोलते हैं, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी 3 लाख बचा। 3 लाख पे मैंने इनकम टैक्स पे किया, यहाँ पे मेरी इनकम ही 8 लाख है, जिसमें से 7 लाख माफ़ हो गया, बाकी लाख रुपया जो है टैक्स। तो बट ऑब्वियस है कि जो 3 लाख पे इनकम टैक्स ज़्यादा आया था, यहाँ पे इनकम टैक्स कम आएगा। तो आपसे कोई भूल हो गई है, हमारी इनकम कम थी इसलिए हमने टैक्स कम पे किया है। So keeping in mind the income of the last financial year, we do not have to pay additional income tax. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये समझाया गया है कि इन्होंने बोला, मतलब वो सामने बात कर रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वो नहीं समझा रहा हूँ, ये सामने वाले को बोल रहे हैं कि हमारे ख्याल से भाई लास्ट टू लास्ट ईयर की इनकम ज़्यादा थी, हमने ज़्यादा टैक्स पे किया था, और लास्ट ईयर की इनकम कम थी, तो हमारे उस अकॉर्डिंग मुझे कम टैक्स पे करना चाहिए और कुछ एडिशनल टैक्स मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे मिस्टेक हो गई है। एंड आई अटैच अ कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय मी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर रेफरेंस, ठीक है। और मैंने कॉपी भी अटैच कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कि जो इनकम टैक्स रिटर्न मैंने पे किया है वो आप देख सकते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू चेक द इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिटेल्स फिल्ड बाय अस एंड कैंसिल द नोटिस प्रॉम्प्टली। आपका लास्ट लेटर है, लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। देखो एक्सपोर्ट लाइसेंस कब लेते हैं ये ऋषि हमको बताएगा, लेकिन जब हम रेगुलरली सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, यहाँ आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना है इंटरनेशनली आपको, और वैसे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनली ही होता है, ठीक है। स्टेट के स्टेट में या कंट्री के कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, जब आप दूसरी कंट्री के साथ डील करते हो तो ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है।
ठीक है। लेकिन जब आप लगातार रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ भी करना चाहते हो तो आपको बार बार भाई परमिशन लेनी पड़े, उससे अच्छा है कि आप एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लो। सी क्वालिटी मशीन हाउस, ये हमारा नाम है, प्लॉट नंबर वॉटेवर ये दिया हुआ है। अब हम जो लेटर लिख रहे हैं किसको लिख रहे हैं वो ध्यान दो। ये लेटर लिखा जाता है द जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, द जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुणे, सब्जेक्ट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक है सर, वी हैव अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स of notebooks and books. For the last 10 years, our machines are sold for far and wide in the entire country on a large scale and its demand is increasing day by day in foreign countries. तो देखो हम लार्ज प्रोड्यूसर हैं, किसके? हम मशीनरी बना रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ की मशीनरी बना रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ नोटबुक्स एंड बुक्स, उसकी मशीनरी हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और पिछले 10 सालों से हमारी मशीनरी हमारी कंट्री के अंदर दबादब बिक रही है और उसका सेल जो है वो इंक्रीज़ भी हो रहा है। और अब हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली डिमांड आ रही है एंड इट्स डिमांड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन फॉरेन कंट्रीज़। वी विश टू सेल आवर मशीन्स अब्रॉड एंड फॉर दैट वी वुड लाइक टू ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम यू। और अभी तो हम कंट्री के अंदर ही बेच रहे थे, लेकिन अब अब्रॉड से फॉरेन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और फॉरेन कंट्रीज़ में बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सपोर्ट लाइसेंस। We would like to submit the following details and request you to issue an export license to sell our machine. पहला है एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने सबमिट किया। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपीज़ का, बैंक सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पान कार्ड पे खुद ही साइन करके हमको दे देने का, 1 फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर जो आता है एनवेलप विद कंपनीज एड्रेस, 10 रुपीज़ का स्टैम्प्ड एनवेलप विद बैंक एड्रेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। काइंडली इश्यू अस द एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रॉम्प्टली, थैंक्स। समझ में आया? तो ये 5 लेटर्स आपको करने हैं। ये आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके लेटर्स कंप्लीट हुए। ठीक है।